नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान पर जल्द होने वाले तगड़े एक्शन से पहले आज दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चला। बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल और सीसीएस की बैठक होने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि पहलगाम पर हमले के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक होगी। दूसरी ओर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 3 अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों और 2 अन्य सुरक्षा संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। यह बैठक जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल के बीच आयोजित की गई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन और असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा शामिल हुए। बैठक में सशस्त्र सीमा बल की अतिरिक्त महानिदेशक अनुपमा नीलेकर चंद्रा भी उपस्थित थीं। हम आपको बता दें कि बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करती है। एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ लगती सरहद की रखवाली करती है। असम राइफल्स म्यांमार के साथ लगने वाली सीमा की रक्षा करती है। एनएसजी एक कमांडो बल है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की कल दोबारा बैठक बुलाई गई है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सेना की तैयारियों से जुड़ी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप चुके हैं। आइए रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी से समझते हैं इन सब बैठकों और दोनों देशों के बीच चल रही हलचल से क्या अंदेशा लग रहा है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले अभ्यास जो होते हैं वो एक अभिन्न अंग होते हैं किसी भी फाइटिंग फोर्स के। अभ्यास अब इसलिए कर रहे हैं कि एक तो अपनी पूरी फोर्सेस को रेडी ले आएं, रेडीनेस पे ले आएं, तो उसके लिए अभ्यास बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। और नाम भी ऐसा रखेंगे कि अब वो लड़ाई करने जा रहे हैं, वो मतलब अपने 2 लोगों को मोमिन मतलब मोमिन के अपने वॉरियर्स के, और कि अब हम जान लुटा देंगे, दुश्मन को मार देंगे, ऐसे भावना पैदा करने के लिए ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अभ्यास अगर उनकी तरफ से हो रहा है तो हो रहा है, वो करेंगे। अगर वो उनको पता है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, उसको मतलब उनको पता है कि स्थिति बहुत गंभीर है, तो उसके लिए गंभीरता को जिसको कहते हैं ना, उसका सामना करने के लिए, गंभीर सिचुएशन का सामना करने के लिए उन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड एरिया में भेजेंगे, अपने रडार स्टेशन को बॉर्डर पे लगाएंगे, और जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं उनको ऐसी जगह लगाएंगे जहां से कि भारत के जहाज आने की अंदेशा है, और सरफेस टू एयर मिसाइल ऐसे लगाएंगे, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स पीछे लगी होंगी। ये सारा का सारा जो है, ये जो कहते हैं बैटल रेडीनेस प्लान, वो उसको अब एक्टिवेट कर रहे हैं। नोटैम जो इशू का करते हैं वो उस स्थिति में करते हैं कि कोई ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो रही है जिसमें कि उनकी जो हवाई जहाजों के आने जाने की प्रणाली, उनको मेंटेन, उनका लैंडिंग फैसिलिटीज, फ्लाइंग फैसिलिटीज इस समय अवेलेबल नहीं होंगी बाकी और कंट्रीज के लिए। तो ये एक नो टाइम इशू होता है, नोटिफिकेशन टू एयरमैन। सारी दुनिया में इशू होता है कि हमारा ये एयरफील्ड्स इस समय से इस समय तक बंद रहेंगी, या ये पीडीआर रूट इस समय से इस समय तक बंद रहेगा और इस समय खुलेगा, और या हमारी ये फैसिलिटीज नहीं है, नाइट लैंडिंग, नाइट फ्लाइंग फैसिलिटीज नहीं है। ये नो टाइम इशू होता है ताकि सब अवगत हो जाए कि यहाँ फ्लाइंग की कंडीशंस क्या होंगी। तो ये पाकिस्तान ने इशू किया है, इसलिए इशू किया है कि वो अपना रेडीनेस कर रहे हैं, और एटलीस्ट दिखाना भी तो होगा कि अगर नो टाइम नहीं इशू किया तो लोग कहेंगे तो सीरियस नहीं है, तो नो टाइम तो इशू करेंगे वो। और नो टाइम इशू किया है, और वो अपने फॉरवर्ड बेसिस पे अपने फाइटर लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया। और अब उनके फाइटर्स उड़ रहे होंगे ऊपर से नीचे तक, हमारे फाइटर्स अटैक करके जाएंगे तो बीच में कोई एयरलाइनर घुस जाएगा तो उसको पता नहीं होगा। तो इसीलिए ये नो टाइम इशू होता है। देखिए, वो साइकोलॉजिकली हमको इनंडेट, यानी कि हमारे ऊपर छाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हमारे पास परमाणु बम है, मान जाओ वरना, ये सेंटेंस, हमारे पास 1.5 पाव का बम है, हमारे पास 1.25 पाव का बम है, जैसे वो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स लगाई थी कि अब अकल है नहीं उनमें, बोलना है तो बोल गए बेचारे, पर
ये घड़ी घड़ी भीतर भक्ति की बात करते हैं कि तुम मान जाओ, हमारे पास ये है, हमारे पास, जैसे हम बचपन में लड़ते थे, मान जाओ, नहीं अगर मानेगा नहीं मैं दारा सिंह को बुला लूंगा, मैं किंग कॉन्ग को बुला लूंगा। तो ये ऐसे जो एक दूसरे के साथ में बचकाना हरकत होती है, ये बचकाना स्टेटमेंट है। सबको पता है तुम्हारे पास एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है, सबको पता है, और तुम्हें यह भी पता है कि तुमने एक चलाया और तुम ध्वस्त हो जाओगे, एब्सोल्युटली खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नक्शे से हट जाओगे, ये भी पता हो उनको। तो पर डराने और धमकाने में क्या है, बोलने में क्या जाता है। एटलीस्ट जो लोग हैं सिविलियन भारत में, वो तो घबरा जाएंगे। तो ये इसलिए करते हैं। देखिए, इस समय आप चीन की भूमिका को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। चीन भारत के साथ टेंशन में था अभी फिलहाल तक, बीच में फिर थोड़ा सा जिसको कहते हैं रेप्रोचमा हुआ, सूझबूझ से काम लेना शुरू किया। रशिया ने काफी उनको एडवाइस दी कि आप मान जाइए और अपना टेंशन दूर करिए, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना चाहता है कि ब्रिक्स में की करेंसी का उत्थान हो। तो रशिया ने कह दिया है हम डॉलर तक को चेज कर सकते हैं वरना जब तक आप अपना टेंशन कम करें, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स का एक अंग है। तो ये इसलिए चीन ने, एक तो ये रीजन है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि चीन को आप कभी भी ऐसा कोई नौसिखिया मत समझना कि चीन भाई 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 का सब अपनी तरफ है। वो अपना अल्टीमेट एम जो उसका लॉन्ग डिस्टेंस एम होता है उस पर उसकी नजर होती है। अभी वो सूझबूझ से काम लेने की बात कर रहा है, पर बेसिकली वो नहीं चाहता कि भारत ऊपर उठे, किसी भी हालत में नहीं चाहेगा। वो भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है इस एरिया के अंदर, पर डायरेक्टली उसका कन्फ्रंट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। तो अभी वो नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो। क्यों? क्योंकि उसके $100 बिलियन लगे हुए हैं सीपीईसी में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका, और गौदार पोर्ट में, और कई जगह लगे हुए हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं जो पाकिस्तान और चाइना इकट्ठा चला रहे हैं। तो चीन कहता है कि भाई अगर बिना लड़ाई बात चल जाए तो एटलीस्ट अभी कर लो, जब तक वो अपना पूरा घर ना सुधार ले, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो सकती है। फिलहाल चीन का ये इसमें फायदा नहीं है कि हमारी वहां भीषण युद्ध हो और उसके प्रोजेक्ट्स की हानि हो, उसकी हानि हो। फिर उसको भाग भी लेना पड़ सकता है, और वो भाग लेगा जरूर। भाग डायरेक्टली ना ले तो वो आर्म सप्लाई करेगा। जैसे टर्की की बात आ रही है, कल चाइना के जहाज भी गए थे। अब रिपोर्ट आई है मीडिया में कि चाइना के जहाज गए में अब उनके जहाजों से क्या उतरा है, कहने को तो असला उतरा है या क्या उतरा है, ये देखने की बात है। पर चीन जो है अभी तो लड़ाई की बात नहीं कर रहा, पर अगर चीन लड़ाई में आ गया और चीन ने अपना प्लान चेंज कर दिया तो टर्की को लेकर, बांग्लादेश को लेकर और पाकिस्तान को लेकर, अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, तो चीन हमारे को प्रेशर में डालेगा, ये भी बात है। तो हमको इन सब इवेंचुअलिटीज के लिए रेडी रहना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है। अब वो दिन चले गए 1950s के कि हिंदी जीनी भाई भाई, और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया था चाइना इज माई फ्रेंड। जब वो उनको कहा गया था कि अपनी फौज को तैयार रखो, उन्होंने ये कहा हु रिक्वायर्स आर्मी, आई विल मेक डू विद पुलिस। इस समय एक टाइम ये भी भावना थी, एंड चाइना इज माई फ्रेंड, हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर जब लपेड़ा पड़ा 62 में तो आंखें खुली। तो ये हमको अब वो मिस्टेक नहीं दोहरानी, तैयार रहना है। चीन के जो कहता है और सिर हिलाते जाओ, अच्छी बात है, मुस्कुराते जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि जब वो पहलगांव के अंदर ये भी टूरिज्म के लिए पैराग्लाइडर वगैरह का इंतजाम है, शायद और भी इंतजाम होंगे, फिलहाल लेटली मैं नहीं वहां गया, वो एंटरटेनमेंट के इंतजाम होंगे। उनके जो लोकल जो उसको उस उस कार्यक्रम को चलाते हैं वो लोकल स्लीपर सेल्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जिसको कहते हैं। तो उन्होंने सबने प्लान किया हुआ था कि जब मैं ये सिग्नल दूं आप शुरू करना, तो ये अल्लाहू अकबर का सिग्नल होगा। अब ये जो कह रहा है इसकी बात कहां तक सही है नहीं है, ये तो एक विटनेस है, ये बात कह रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में इसकी बात भी सुनी जाएगी की होगी, इन्वेस्टिगेशन ये भी आया जाएगा। पर एक बात सही हो गई है और वो पूर्व हो गई है कि बीमारी हमारे घर में थी, पाकिस्तान उसका सहारा लेकर उसको उकसा रहा था,
पर ये स्लीपर सेल्स हमारे घर में छुपे हुए हैं। और मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी तो हमारे चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब ने बोल दिया है कि उनको बहुत दुख है कि वो बचा नहीं सके लोगों को, पर उनको ये बता दें कि वो तो उनको तब बचाएंगे जब आप चुन चुन के इन स्लीपर सेल्स को निकालेंगे। और ये स्लीपर सेल्स लो लेवल और पॉलिटिक्स से लेके पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए पुलिस को टाइट करना पड़ेगा। और ये इसके लिए ही मैं आपके चैनल पे कितनी बार कह चुका हूं कि जब तक एक कमांडर कंट्रोल नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये एक बात से दूसरी बात निकलती है। तो ये स्लीपर सेल्स वहां हैं और ये जो जो आपका जो टूरिस्ट की फ्लाइंग की जो प्रणाली को चला रहा था वो मिला हुआ है। भारत की नेवी को फ्लीट एयर आर्म्स का एक उनका बड़ा अभिन्न अंग है। मैं आपको इसलिए बता दूं कि आप लोग कहते कि नेवी है और एयरक्राफ्ट क्यों, तो इसलिए आपको बता दूं कि जिसके पास हवाई शक्ति होती है वो ऊपर से जो हमला करने की जिसके पास प्रणाली होती है, जीत उसकी होती है, जीत उसकी होती है। क्योंकि अगर दुश्मन के पास वो नहीं है और आपके पास है, आपकी जीत मुकर्रर है। अगर आपके पास नहीं है और दुश्मन के पास है तो आपकी हार मुकर्रर है। ये वो गेम है। तो हमने भारत की जागरूकता आ गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और रशिया की आप नेवी की हिस्ट्री देख लीजिए, जहां उन्होंने फ्लीट एयर आर्म के दुश्मन का सामना किया वहां पे वो खत्म हो गए, जहां नहीं था वहां पे वो दादागिरी करते रहे। वही यहां पे भी बात है। हमने 61 में फ्लीट एयर आर्म्स ताकतवर बनाई, हमने आईएनएस विक्रांत लिया, सी हॉक और एलिजे हमारे फाइटर्स, सी हॉक फाइटर्स, एलिजे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हमने ले लिए, ईडब्ल्यू एयरक्राफ्ट। उसके बाद हमने हैरियर लिए, हैरियर जंप जेट्स, और उसके बाद हमने मिग 29 के लिया। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और भी बने। अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हमारे पास, विक्रांत और विक्रमादित्य, विक्रांत 2। उसके लिए हमको अब एडवांस फाइटर्स की और जरूरत थी, जो कि और भी जिसमें ज्यादा प्रणालियां लगी हों, जिसमें और भी ज्यादा सुविधाएं हों अटैक की, टारगेट को एक्वायर करने की, और जिसकी रेंज इत्यादि भी अच्छी हो। तो उसके लिए रफाइल चूज किया गया, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास भी रफाइल है ना। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहते हैं कि आपको एक शब्द है कि एक डुअल, मतलब जिसको कहते हैं कॉमनैलिटी फैक्टर ये है कि भारत के पास भी, एयरफोर्स के पास में भी मिग 20 रफाइल है, इनके पास भी रफाइल है। मतलब हमारे एयरमैन, उनके सेलर्स, टेक्नीशियंस, इक्विपमेंट सब कॉमन हो गया है। कहीं जरूरत पड़ती है आप आदान प्रदान हो सकता है। हमारे पायलट्स वहां जाके फ्लाई कर सकते हैं, उनके पायलट्स यहां के फ्लाई कर सकते हैं, उनके जहाज हमारे साथ फ्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी भारी एक उपलब्धि हमारे पास आ गई है। ये बड़ा अक्लमंदी का स्टेप उठाया गया है, जिसको फोर्स मल्टीप्लाई कहते हैं। तो 26 जहाज अभी हैं, उसमें से 22 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो सिंगल सीट है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकते हैं, और 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जो कि हैं रफाइल, पर वो उनको पायलट्स को कन्वर्ट करने के लिए हैं। वो एयरलैंड नहीं करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर पे, उनको जमीन पे कन्वर्ट करा के फिर उनको फाइटर्स में भेजेंगे। हर एक प्रणाली होती है। जब हम नए स्क्वाड्रन में जाते हैं तो हमारे को ट्रेनर एयरक्राफ्ट में बैठा के हमको कन्वर्ट किया जाता है, वो कन्वर्जन के लिए है। तो ये भी बात होगी। इसकी वेपन सिस्टम्स बहुत बढ़िया हैं, और अभी ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसके ऊपर लगाया जाएगा। फिर आप देखिए, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, लो लेवल सी स्किमिंग, मैक 2.9, दुश्मन के जो है एब्सोल्युटली घबराहट शुरू हो जाएगी। और फिर और बाकी जो फ्रेंच मिसाइल्स वगैरह हैं, इनके हैमर वगैरह इसके पर है ही ऑलरेडी। तो ये बात है। और लास्टली फ्रांस ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं जॉइंट प्रोडक्शन की बात भी करूंगा, जॉइंट इंजन मैन्युफैक्चर की बात भी करूंगा, कि भारतीयता जैसे कहते हैं ना कि स्वावलंबी भारत जो बनेगा, वो उसके उस एम के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। और ये भी आपको पता होना चाहिए, फ्रांस है बहुत अच्छा हमारा पार्टनर रहा है। सन 54 में उसने हमको ओरेगॉन दिया, इसी कंपनी का, डसॉल्ट का, तूफानी जिसको कहते थे। उसके बाद हमारे पास आए मिस्टियर, जिसने गोवा के ऑपरेशन में 65 में, 71 में भाग लिया। उसके बाद आया मिराज 2000, जो आपने कारगिल में देखा, जो अभी बालाकोट में देखा था। वो बड़ा जबरदस्त जहाज है मिराज 2000। उसके आप एडवांस वर्जन भी आ रहे हैं, और फिर रफाइल। तो अब आप ये बात मान के चलिए कि ये डील बहुत अच्छी है,
और फ्रांस हमारा अच्छा पार्टनर है। अब हम स्वावलंबी बनेंगे, इसको मैन्युफैक्चर भी करेंगे, इंजन भी बनाएंगे और R&D भी करेंगे। तो इसमें चारों तरफ से हमको फायदा है। आप एक बार जब पता चल जाए लड़ाई होने वाली है तो फिर आप पूरी अपना दम लगाते हैं कि आप साइकोलॉजिकली तो दुश्मन को डरा के रखें। बॉक्सिंग मैच से भी पहले यही करते हैं बॉक्सर्स, एक दूसरे को धमकाने, रेसलर्स भी यही करते हैं। तो ये गेम चल रही है कि आपस में एक दूसरे को करेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, कहीं का नहीं रखेंगे, ये वो ऑल दैट वो सब चलता रहेगा। ये अपने जो कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ देने के लिए ये चीजें होती हैं, पर तैयारी वो पूरी कर रहे हैं। देखो ऐसा है, कभी दुश्मन को कमजोर मत समझो। हमारी एक बड़ी भारी गलती है, हम सोचते हैं कि दुश्मन को तो हम पीस देंगे। अरे नहीं, आपको पीसने के लिए आपको अपने को ताकतवर बनाना पड़ेगा। कम से कम अपने मेंटली तो ये कबूल करिए कि आपकी कमियां कहां हैं, उनको ठीक करिए, और दाव पेच की बात कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर उसको लगाइए, उसके ऊपर चिंतन करिए कि क्या करेंगे, किस स्थिति में क्या होगा। आपकी डॉक्ट्रिन्स पे डिपेंड करता है, सब कुछ ठीक है। और आपके बहुत चीजें आएंगी जब लड़ाई शुरू होगी, आपके फॉरवर्ड एरिया पे जहाज जाएंगे। मैं बता रहा हूं, आपका रेलवे सिस्टम भारत का में बदलाव आ जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे, इंडिया का रेलवे ग्रिड चेंज हो जाएगा। आपके लोग आने जाने का टाइम में चेंज हो जाएगा, फौजें आगे बढ़ने लग जाएंगी। लड़ाई एक छोटी सी चीज नहीं होती, जब होगी। और अब लड़ाइयां 5-5, 7-7 दिन की नहीं होंगी जो आप यूक्रेन को देख रहे हो। तो उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी विद इन योर सिटीज, सिविल डिफेंस इत्यादि, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लोगों को बमबारी के लिए रेडी होना पड़ेगा। बहुत चीजें होंगी। लड़ाई ये नहीं कि हाँ भाई 3 से मैटनी शो देखने जा रहे हैं, देख के आ जाएंगे वापस, ये नहीं होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।